नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, कुछ समय पहले 4 नवंबर 2020 को रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भरण पोषण की कार्यवाही को आसान बनाने के लिए और भरण पोषण के लिए रकम निश्चित करने के लिए कुछ सिद्धांत दिए थे। उस डिसीजन पे हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद हमारे पास काफ़ी सवाल आए। सबसे ज़्यादा आने वाले 2 सवाल जो थे वो ये थे कि भरण पोषण के लिए राशि कितनी निश्चित की जाएगी, यानी क्वांटम के क्या आधार होंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये कि जब कोर्ट भरण पोषण तय कर देता है तो उसकी वसूली कैसे होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी भरण पोषण की राशि को वसूल करने में ही होती है। आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के उसी डिसीजन से संबंधित आप लोगों के सवालों का जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इसी सब्जेक्ट पर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको इस मामले पर समुचित जानकारी मिल सके। वीडियो शुरू करें इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति के खिलाफ सेक्शन 125 CRPC, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भरण पोषण की राशि के लिए क्लेम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन 4/11/2020 में जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन में ऐसे एफिडेविट्स के फॉर्मेट भी दिए गए हैं जो पति और पत्नी दोनों को ही अपनी पिटीशन के साथ और जवाब के साथ पेश करने होते हैं। इन एफिडेविट्स में पति पत्नी दोनों को अपना सामान्य परिचय, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और अपनी इनकम के बारे में पूरी तरह डिस्क्लोज करके आना पड़ता है। एफिडेविट्स में जो डिटेल आती हैं उनसे कोर्ट को एक ओवरव्यू मिल जाता है, जिसको यूज़ करते हुए कोर्ट को काफ़ी सहायता मिलती है भरण पोषण की कोई भी रकम तय करने के लिए। दोस्तों, जब भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है तो उसे अपने सारे खर्चे लिखने होते हैं और साथ ही वो रकम भी लिखनी होती है जो रकम वो अपने पति से मेंटेनेंस के रूप में चाहती है, और इसके साथ ही पति की आमदनी के जरिए और उसकी टोटल आमदनी भी उसे लिखनी पड़ती है। ऐसे में प्रैक्टिस क्या होती है कि पत्नी अपने खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा लिखती है और पति की आमदनी भी बढ़ा चढ़ा कर लिखती है ताकि वो ज़्यादा रकम मेंटेनेंस के रूप में प्राप्त कर सके। और इसी के विपरीत पति की प्रैक्टिस ये होती है कि वो अपनी लाइबिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा लिखता है और आमदनी को कम से कम लिखता है ताकि उसे कम मेंटेनेंस देना पड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है उसके बाद में ये प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी और दोनों को ही सही फैक्ट कोर्ट के सामने एफिडेविट के रूप में पेश करने पड़ेंगे। इंटरिम मेंटेनेंस तय करने के लिए कोर्ट सबसे पहले तो एफिडेविट्स के बेसिस पे ये देखेगा कि क्या पत्नी खुद से अपना भरण पोषण करने में समर्थ है और क्या वो कोई इनकम प्राप्त कर रही है, और अगर पत्नी के द्वारा अपनी मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त आमदनी प्राप्त की जा रही है तो कोर्ट ऐसे इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं देगा। और अगर कोर्ट ये पाता है कि पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है या वो कोई आमदनी अर्जित नहीं कर रही है तो वो पति की आमदनी और उसके दायित्वों को कंसिडर करेगा। इसके लिए कोर्ट ये देखेगा कि पति की टोटल इनकम कितनी है और उसके दायित्वों को घटाने के बाद कितनी राशि शेष रह जाती है, यानी कि इनकम में से देखा जाएगा उसके द्वारा अगर कोई लोन लिए हुए हैं तो उनकी EMI कितनी जा रही है, उसके कोई लाइबिलिटीज़ यानी उसके माता पिता, छोटे भाई बहन कोई हों जिनकी लाइबिलिटी उस पर हो, उनके लिए कुल कितना खर्चा आता है, और ये सारी खर्चे की राशियाँ निकालने के बाद में उसकी आमदनी का कितना भाग बच जाता है, और उसी के हिसाब से कोर्ट पत्नी के लिए मेंटेनेंस की रकम तय करती है। सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में जो डिसीजन दिया है उसमें बहुत ही अच्छी बात कही है कि पत्नी को एक रीजनेबल अमाउंट मेंटेनेंस के रूप में मिलनी चाहिए, लेकिन वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि पति के लिए सजा बन जाए। यानी कि पत्नी को उसी स्टेटस में रहने का अधिकार है जिस स्टेटस में पति रह रहा है, और उसी स्टेटस के अनुरूप कोई भी रकम कोर्ट के द्वारा भरण पोषण के लिए तय की जाती है। क्वांटम तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फिक्स फॉर्मूला तो नहीं दिया है, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर तय कर दी गई हैं जिनको इंटरिम मेंटेनेंस तय करते टाइम कंसीडर किया जाएगा।
दोस्तों, एफिडेविट्स के आधार पर मेंटेनेंस तय करने वाली बातें केवल इंटरिम मेंटेनेंस के लिए लागू होंगी, क्योंकि जब मेंटेनेंस के प्रार्थना पत्र को फाइनली डिसाइड किया जाता है उसके पहले कोर्ट के पास दोनों तरफ से एविडेंसेज आ चुकी होती हैं और उन एविडेंस के आधार पर ही कोर्ट के द्वारा कोई भी रकम फाइनली डिसाइड की जाती है। इसके बाद हम बात करें कि कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस की रकम तो तय कर दी गई है, लेकिन पति उसका भुगतान अपनी पत्नी को नहीं करता है या टाइमली भुगतान नहीं करता है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर करवाया गया है तो उसकी वसूली के लिए भी सेक्शन 125(3) में ही प्रावधान भी दिए गए हैं। कोई भी पत्नी या बच्चे जिनके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया है सेक्शन 125(3) की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने पेश कर सकता है और ऐसी एप्लीकेशन पेश होने पर कोर्ट के द्वारा वसूली वारंट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी कर दिया जाता है जिसको भरण पोषण दिए जाने का ऑर्डर दिया गया हो। और अगर पति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के मेंटेनेंस की अमाउंट का भुगतान पत्नी को नहीं करता है तो हर महीने की चूक के लिए 1 महीने तक की जेल भी पति को की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय रजनीश वर्सेस नेहा के मामले में दिया उसमें भी मेंटेनेंस की अमाउंट की वसूली को एक चैलेंजिंग इश्यू माना है और ये सही भी है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस की अमाउंट का भुगतान समय पर ना हो तो ऑर्डर करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नई व्यवस्था दी है वो ये है कि अब से मेंटेनेंस के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री जारी की गई है तो उसकी पालना सिविल प्रोसीजर कोड में धन की वसूली के लिए जारी की गई डिक्री के लिए जो प्रावधान है उन प्रावधानों के जरिए करवाई जा सकती है। दोस्तों, अब भरण पोषण के किसी भी मामले में एफिडेविट दोनों तरफ से पहले ही कोर्ट के सामने आ चुके होते हैं और उन एफिडेविट्स में पति की संपत्तियों का ब्यौरा भी आ चुका होता है। तो अब पत्नी को केवल ये करना होगा कि पति की उन संपत्तियों की कुर्की के लिए एप्लीकेशन पेश कर दे और फिर कोर्ट उन संपत्तियों की कुर्की और नीलामी करा के भी मेंटेनेंस की अमाउंट की वसूली करवा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि भरण पोषण के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि और उसकी वसूली के प्रावधानों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं या आप अपने किसी मामले में मुझसे परामर्श करना चाहते हो तो स्क्रीन पर ऊपर दिखाए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके कॉल बुक करवा सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।